हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी ये जो मैं कब्र दिखा रही हूँ और सामने जो एक बहुत बड़ा सा घर बना हुआ है वो दिखा रही हूँ। तो ये जो सामने घर है ये एक पागल खाना है और ये जो कब्र में है ये पागलों का सरदार था। यानी इसने ये पागल खाना ईजाद किया है इन पागलों के लिए, क्योंकि सो इसमें पागल तो बहुत ही हैं, जगह जगह आपको पागल नज़र आएंगे। और इतना स्ट्रेस है, मतलब नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप जब हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो आपको जगह जगह स्ट्रेसफुल लोग नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो बहरहाल मैं इसे कहती हूँ कि ये बेचारा पागलों का सरदार है और इसने ये एक वीरान सी जगह है, बहुत वीरान जगह है। और यहाँ पर लेक यानी समंदर भी है, दरिया है और ये फॉरेस्ट है। मैं यहाँ पर अक्सर जाती हूँ। यहाँ पर ज़रा खौफ भी आता है क्योंकि इतनी वीरान जगह है और इतनी खूबसूरत है कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, पर कोई ही नज़र नहीं आता इतना ज़्यादा। अब तो इन्होंने ये जगह को थोड़ा बंद भी किया हुआ है, काफ़ी जगहें बंद की है। शायद यहाँ से वो पागल जो आते हैं यहाँ पर रेस्ट के लिए, थोड़ी देर के लिए खुदकुशी करते हों, समंदर में छलांग लगाते हों, या कुछ ना कुछ ऐसा तो प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो अब इन्होंने काफ़ी जगहें बंद की हैं। बहरहाल फिर भी यहाँ पर आते जाते मेरा चक्कर लगता है तो मैं यहाँ पर आकर ज़रा घूमती हूँ, फिरती हूँ, वॉक करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बागीचा भी है। बहुत वीरान, बहुत सन्नाटे वाली जगह है और देखकर इतना खौफ आता है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे ये पीछे ये पूरा लेक है, ये दरिया है जहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा का पूरा दरिया है। और यहाँ क्या कहते हैं, परिंदे जितने भी हैं, बतख वगैरह और जितने भी परिंदे हैं वो अंडे देते हैं, उनके बच्चे ग्रो करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नीचे सारा पानी है। ये जो पानी के अंदर जो ये सूखी घास है ये पानी के अंदर खड़ी है। तो ये जो दीवार सा बना हुआ है इसके अंदर कोई ही नहीं जाना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि अंदर वो पानी है और बैक साइड पे फिर लेक है। थोड़ा और आगे कर लें तो फिर बिल्कुल ही दरिया है। तो पहले जब मैं जाती थी तो ये घास नहीं थी यहाँ पर, और यहाँ पर इतना खुश्की नहीं थी, मतलब खुश्क तो नहीं है अभी भी। तो यहाँ पर यहाँ तक पानी होता था और अब लेकिन पानी जो है ना वो थोड़ा पीछे होकर यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी घास है। यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की वीरानी आप देखें तो आपको कितना ही खौफ आएगा कि दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं है। और स्पेशली जब बारिशें बहुत होती है, मेरा इरादा था काफ़ी अंदर तक जाने का, क्योंकि अब तो मैं आदी हो चुकी हूँ ऐसी जगहों पे घूमने फिरने की। मैं अक्सर व्लॉग्स वगैरह बनाने जाती रहती हूँ और मैं ऐसी जगहों पे रही हूँ। इतनी वीराने वाली जगह पर हमारा सेंटर पड़ता था कि जिसकी हद ही नहीं है, हर तरफ बस फॉरेस्ट था। ये तो कुछ भी नहीं है पहाड़ों के ऊपर, और उसके दरमियान ही की घर था जहाँ हम रहते थे। तो ये अंदर तक इसलिए नहीं गई क्योंकि जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर यहाँ पे दरख्त गिरते हैं और यहाँ पे काफ़ी दरख्त गिरे हुए भी पड़े थे, तो यहाँ ख़तरा थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी जानवर वगैरह इन चीज़ों का तो नहीं होता, लेकिन जो आवाज़ें हैं ना वो इंसान को इतना डरा देती हैं। क्योंकि अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी वीराने में और सन्नाटे में, और यहाँ जगह जगह एक आध कब्र भी है ना, तो बंदे को थोड़ा सा फिर दिल में खौफ भी आता है। और यहाँ पर फिर ऐसा है कि बहुत खौफ और हिरासत अगर आप अकेले चले जाएं यहाँ पर तो, क्योंकि हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत खुले खुले मैदान हैं, वीराने हैं। एक तरफ ये लेक है जो पानी का, और वो भी थोड़ा सा खुश्क, और आगे जाकर दरिया है। तो है बहुत खूबसूरत। आगे तक मुझे अंदर जाना था, लेकिन चूँकि मैं बिल्कुल ही तने तनहा थी पूरे के पूरे जंगल में, तो फिर मेरा दिल ने कुछ थोड़ा माना नहीं अंदर अंदर जाने के लिए, क्योंकि दरख्त गिरने का बहुत ख़तरा होता है, अक्सर गिर जाते हैं दरख्त। तो ये सारा पानी में घास खड़ा है और इसके बैक साइड पे आपको नीला नीला नज़र आ रहा होगा, ये सारा पानी का है एरिया। और ये मुश्किल रास्ते और ये समंदर और ये सारी वीरानियाँ देखकर मुझे अपनी स्टोरियाँ याद आ रही हैं, जो मैंने मुश्किल वक्त गुजारा जब हम पाकिस्तान से निकले और हम ईरान, तुर्की, ग्रीस किस तरह पहुँचे, किस तरह की मुश्किलात हमने काटी, किस तरह हमारी फैमिली बिछड़ गई, किस तरह हम पे एक ऐसा वक्त गुज़रा कि अगर एक फ़िल्म बनाई जाए ना
तो रो पड़े लोग। इस तरह का वक्त गुजरा और वो वक्त बहुत ही मुश्किल था, स्पेशली जब 2016 में हमें पाकिस्तान से निकाला गया। किसी वजह से कोई मुश्किल ऐसी सख्त आन पड़ी जिसकी वजह से हम पाकिस्तान से निकले। तो अपनी जो है ना प्रॉब्लम यहाँ पर मैं इसलिए नहीं शेयर करूँगी क्योंकि वो हमें अलाउ भी नहीं है कि यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी होती है, अगर वो किसी और के मुंह के अंदर चली गई तो वो बातें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। स्पेशली हमारे अपने ही लोग हमारी टांगें खींच रहे होते हैं तो बहुत कम, लेकिन वो कम आटे में नमक के बराबर भी आपको गिराने के लिए 5 मिनट नहीं लगाते। तो इसलिए और फिर सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो असल प्रॉब्लम है वो कभी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपने कितनी ही मुश्किलें काटी हैं, आप कैसे मौत के रास्तों से यहाँ पर पहुँचे हैं। आज आप सेटल हो रहे हैं, आपका वक्त पूरा हो गया है, आप सब कुछ पा चुके हैं और इतनी मुश्किलों से पाया है कि जिसकी हद ही नहीं है। कोई आपको गिराने में 5 मिनट भी नहीं लगा सकता है। सिर्फ मैं नहीं, हर एक को संभल के चलना चाहिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो देखने में तो आपके हमदर्द होते हैं, लेकिन अंदर का हाल कब्र का जो है ना वो सिर्फ मुर्दे ही जान सकते हैं कि कौन मेरे साथ कितना अच्छा है, कौन मेरे साथ वफा कर रहा है, कौन मेरा अपना है। इसलिए आप अपनी जो बातें हैं, प्राइवेट बातें, जो बहुत ज़रूरी बातें हैं, वो आप कभी किसी को मत दीजिएगा। सोशल मीडिया पे मैं ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जो अंदर के प्रॉब्लम्स है वो मैं नहीं बता सकती, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहूँगी। क्योंकि यहाँ हमने इंटरव्यू जो दिया और इंटरव्यू में हमने जो कहा तो वो ख़ुद भी यहाँ पर यही कह रहे थे कि आपकी ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। और कसम उठवाकर उन्होंने जो ट्रांसलेटर होते हैं, तर्जुमान जो होते हैं, उनको कहा ये बातें इनकी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इस तरह है, क्योंकि इंसान की जान को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो फिर मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह हम पाकिस्तान से निकले 2016 में बाय रोड, एजेंट ने क्या किया हमारे साथ, कैसे हमें निकाला, कितनी मुश्किलों में, वो एक कहानी अलग है। लेकिन जब हम ईरान के लिए जा रहे थे बाय रोड, तो उन्होंने हमें यूसुफ गोट के, कराची में क्योंकि हम रहते थे, तो यूसुफ गोट के एक बस में बिठाया और उन्होंने कहा कि आप ग्वादर जाएं। और उन्होंने बाकायदा हमारे जो कहा था अपने पास शिनाख्ती कार्ड रखिएगा। तो जो एजेंट साहब थे तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट लिए थे काफ़ी दिन पहले और इन्होंने कहा था कि मैं वीज़ा लगाकर आप लोगों को बाय रोड ईरान तक पहुंचाकर और उसके बाद आप लोग तुर्की बाय वीज़ा जाएंगे, जबकि आपके पास ईरान का भी वीज़ा होगा। उन्होंने बहुत दिन से हमारे जो शिनाख्ती का पासपोर्ट थे वो सारे ले लिए थे और उन्होंने कहा था वीज़ा भी लग चुका है, तो बस आप लोग निकलें और आप लोग यूसुफ गोट कराची में पहुँचे, वहाँ से बाय बस आप लोग जाएंगे ग्वादर तक। तो ग्वादर में लेकिन मुझे कहा गया था कि आप ईरानी अबाया पहनेंगी, मेरे हस्बैंड को कहा था बलोची शलवार कमीज़ पहनेंगे, थोड़ी सी बलोची बोलना सीखें जो ऑलरेडी मुझे आती है। खैर मुझे काफ़ी ज़बानें आती हैं, मेरे हस्बैंड को भी आती है, थोड़े बहुत फ़ारसी के वर्ड सीखें। तो हम हैरान हो रहे थे कि ऐसा क्यों। तो फिर इसने कहा था कि थोड़ा ईरान के रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये वो, उनसे बात इस तरह करनी पड़ती है, वो लोग यहाँ बलोची में करते हैं, यहाँ फ़ारसी में करते हैं, जबकि आप लोगों के पास वीज़ा भी है, फिर भी तो आप लोग इस तरह जाइएगा, ये वो, इस तरह यानी ड्रामे करके उसने हमें पत्नी किस तरह बातों में लाकर और वहाँ से निकाला। तो हम जब पहुँचे हमें हैरानगी ये हो रही थी कि हमें ये क्यों कह रहे कि आप इस तरह जाएं और इस तरह जाएं। लेकिन बहरहाल इन्होंने अचानक से ही फ़ोन किया, फटाफट आप लोग निकले, फटाफट निकले और ग्वादर में आप लोगों के टिकट हैं इसी वक्त, उसमें यूसुफ गोट में आप लोगों के टिकट है, आप लोग यूसुफ गोट का बस पकड़ें और वहाँ से आप लोग को फ़लाँ वक्त पे निकलना है। अच्छा, जिस दिन की ये बात है उस दिन पता नहीं क्या कोई मसला चल रहा था, रोड वगैरह ब्लॉक बंद, हमें इतनी लेट हो गए, हम बड़ी मुश्किलों से ग्वादर वो यूसुफ कोट की बस स्टॉप पे पहुँचे। तो वहाँ पर जनाब फिर बस में बैठे
हमें उन्होंने निकाल दिया। वहाँ से हम गए तो रास्ते में, क्योंकि पाकिस्तान टू ईरान तक जाने में इतनी चौकियाँ रास्ते में आती है और इतनी सख्त वो होती है, चेकिंग होती है कि जिसकी हद नहीं है। हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि हम इस तरह तो नहीं, इस इरादे से तो नहीं घर से निकले थे। हम तो कुछ भी नहीं पता था कि हमारे साथ आगे जाके होना क्या है, आगे जाके हमारे साथ होना क्या है। और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे और एक मेरी बच्ची सिर्फ 20 दिन की थी। आप सोच भी नहीं सकते, 20 दिन की थी सिर्फ वो मेरी बच्ची। और हम घर से निकले, जब वहाँ पहुँचे तो रास्ते में जगह जगह जब चेकिंग हो रही थी, उन्होंने हमें कहा था कि तुम अपने पास सिर्फ शिनाख्ती कार्ड रखना और कुछ भी नहीं। तो हमने अपने पास सारे शिनाख्ती कार्ड रखे और ज़ाहिर सारे तो नहीं, मेरे हस्बैंड का और मेरा ही था, बच्चों के तो उस वक्त बनते नहीं थे। अब का मुझे पता नहीं है, सुना है कि पाकिस्तान में अब बच्चों के भी बनते हैं। तो बहरहाल हमारे थे, हम निकल गए। तो जिस वक्त हम रास्ते में क्या कहते हैं उसको, ईरान के जो बस में बैठे हुए थे ग्वादर जाने के लिए, तो चौकी आई, पहली चौकी आई। उन्होंने हस्बैंड वाइफ को, हमको चेक ही नहीं किया, हमारे साथ बच्चे, हमें देखा ही नहीं और हमें ये पता भी नहीं है कि मतलब ये क्या हो रहा है। वो लोग अंदर घुस के पूरी वीडियो वगैरह लोगों की बनाकर, फ़ौजी ड्रेस में जो होते हैं, तो वो लोग ने चेक वगैरह किया लोगों को। उसमें थोड़े बहुत, बल्कि काफ़ी पंजाब से लड़के थे, हमें तो नहीं पता लेकिन क्यों जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने उतार दिया वहाँ पर। तो हमें फिर भी समझ नहीं आई कि ये लड़कों को क्यों उतारा गया है, ऐसा क्या हुआ है। बड़ा चेकिंग वेकिंग किया, लेकिन उन्होंने लेडीज़ की तरफ देखा भी नहीं। और जो फैमिली थे, जैसे कि उन्होंने गेटअप हमारा बनवाया हुआ था कि मुझे ईरानी अबाया पहनाया हुआ था, मेरे हस्बैंड को बलोची सूट पहनाया हुआ था। तो हमारे पास बच्चे भी थे, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी ना पूछा कि भाई आपके पास क्या है क्या नहीं। वैसे ये अंदर की बात है कि फिर बाद में जिस तरह ये सफ़र हम करते रहे ना, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये किस तरह का सफ़र है। एक्चुअली ये किस तरह का सफ़र है और इसके अंदर क्या क्या होता है। ये अंदर के सारे लोग जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, ये सारे चेक पोस्टों वालों के साथ मिले हुए होते हैं, पैसा खिलाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अंदर की, जो आहिस्ता आहिस्ता पता चलती रही। लोग बताते रहे जो रास्ते में ग्रुपों में हमारे साथ थे। बहरहाल फिर हम वहाँ से, जब हमारा मौत का सफ़र कहना चाहिए, मौत का सफ़र स्टार्ट हो गया। हम गए तो उसी ईरानी बस में ग्वादर पहुँचे। ग्वादर में हमें एक वीरान सी जगह पर ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ आए। वहाँ पर एक बलोची फैमिली थी, तो उनके घर का एक एड्रेस हमें दिया गया कि आप इनके घर रात ठहरें। तो काफ़ी गरीब से घर में 2 कमरे का कुछ ऐसा घर था। उनके भी 4-5 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे वो। उनके हस्बैंड को उन्होंने भिजवाया था बस स्टॉप पे कि इनको लेने आइएगा। तो वो बंदा हमें लेने आया और हमें अपने घर ले गया ग्वादर में, जैसे ज़मीन के घर होते हैं वहाँ पर वो ले गया। उनके घर में उनकी वाइफ भी थी और उनके बच्चे बड़े गंदे से, मतलब साफ़ सुथरे नहीं, किसी ने कमीज़ पहनी है तो किसी ने सलवार, छोटे छोटे ही बच्चे थे। तो बड़े मतलब बुरे उनके हालात थे, यानी कि उनके घर इतने थके टूटे पहुँचे थे। हम सोच रहे थे कि शायद हमें वहाँ पर, हम थके टूटे गए तो अभी हमारी वहाँ पे खातिर तवाज़ो होगी, हम भूखे हैं, ये वो, या हम किसी के घर मेहमान हैं तो आज रात हम बैठेंगे तो फिर शायद ये ग्वादर से कोई हमें बाई प्लेन ईरान भेज देंगे, फिर ईरान से टर्की, और इस तरह हम आगे चले जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बेचारे खुद इतने भूखे थे कि वो हमारी बैगों की तरफ देख रहे थे कि इनके पास जो भी कुछ हो वो हमें दे दे। मेरे हस्बैंड ने उन्होंने कहा कि हमको बहुत बच्चों को, हमें भूख लगी है। हालांकि हम लोगों ने रास्ते में एक होटल में खाना दोपहर का खाया था, पर रात हो गई थी, बहुत भूख लगी है। तो कह रहे चलो बाहर से कुछ ख़रीद लाते हैं, यानी कि उनके घर में खाने का भी कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कहा चले
मेरे हस्बैंड उनके साथ बाहर गए, बल्कि उनकी फैमिली के लिए और हमारी फैमिली के लिए इकट्ठा मेरे हस्बैंड ने बहुत सारा खाना वाना ख़रीदा, कीमा, दाल, ये वो, रोटियां। आप यकीन करें हमसे ज़्यादा वो बेचारे बच्चे भूखे थे उनके, और उन्होंने तो छीना झपटी शुरू कर दी खाने पे, जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। तो बहरहाल कुछ हमने उनको दे दिया तो कुछ हमने खा लिया खाना। तो ये थी एक याद जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और मज़ीद मेरी जो यहाँ तक पहुँचने की दर्द भरी दास्तान है, अगर तो आप लोग को सुननी है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो हकीकत है कि कभी भी इस रस्तों पे सफ़र मत कीजिएगा।